आपके अपने YouTube चैनल पर आपका सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छायावाद। छायावाद 1918 से 1936 समय सीमा है। छायावाद के जो कवि हैं उन पे चर्चा करते हैं। छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद जन्म है 1889 ईस्वी। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम मैंने लिखे हैं जो कि जब हम सब्जेक्टिव पेपर करेंगे तो उनमें हम जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कुछ जो पंक्तियां हैं या उनकी रचनाएं हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए, 3-4 जो हम लिख सकें। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 जीवन काल। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, नए पत्ते इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं। फिर कवि सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी जन्म। वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, लोकायतन इनकी काव्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी 1907 ईस्वी। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिका इनकी काव्य रचनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये पंक्ति भी बीच में लिख सकते हैं, तो कुछ पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज सयार, मैं नीर भरी दुख की बदली। जो पंक्ति आपको अच्छे से याद हो सके आप उनको जरूर याद करें। फिर परिभाषा, छायावाद के संदर्भ में किस ने क्या परिभाषा दी है, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, तथा दूसरा प्रयोग काव्य शैली या काव्य पद्धति के व्यापक अर्थ में है। सेकंड है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या कहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब बात करते हैं छायावादी युग की प्रवृत्तिगत विशेषताओं के बारे में। छायावादी काव्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए छायावादी काव्य की प्रवृत्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, विशेषताओं का परिचय दीजिए। छायावाद काव्य समय सीमा है 1918 से 1936 या 38 कह सकते हैं। द्विवेदी युग के बाद हिंदी में जो काव्य धारा प्रवाहित हुई उसे छायावाद नाम से अभिहित किया जाता है। छायावाद की शुरुआत द्विवेदी युग के अंतिम चरण से ही हो गई थी और आज भी इसका अस्तित्व बना हुआ है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष काल 1918 से 1938 तक माना जाता है। छायावादी काव्य को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। छायावाद का प्रयोग 1920 में श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे ने किया। 1921 में इसी शीर्षक से सुशील कुमार का एक लेख सरस्वती पत्रिका में छपा। उसमें छायावाद की कविता को टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान बताया गया। यही नहीं, छायावादी कवियों तथा अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया, परंतु इसकी परिभाषा अपने अपने मतानुसार दी। छायावाद के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों की परिभाषा इस प्रकार है। शुक्ल की हमने बात की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, वही। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, सृष्टि के बाहरी आकार पर इतना कहा जा चुका है कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद से चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इन सब की परिभाषाओं के आधार पर छायावादी काव्य एक ऐसा काव्य सिद्ध होता है जिसमें कवि के व्यक्तिगत भाव की अधिकता है। इस काल के मुख्य कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। अन्य कवियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवमंगल सिंह सोमन आदि भी प्रमुख स्थान रखते हैं। इन सभी कवियों के काव्य के आधार पर छायावादी साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है सौंदर्य निरूपण। छायावादी कवियों ने मानवीय सौंदर्य का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। उनके लिए यह संसार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये कवि मानव के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्य का आकर्षक वर्णन करते हैं। इन कवियों का दृष्टिकोण सौंदर्य प्रधान है। जयशंकर प्रसाद हो चाहे सुमित्रानंदन पंत या कविवर निराला जी, सभी ने सौंदर्य निरूपण में रुचि दिखाई है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी जो काव्य रचना है कामायनी में नारी सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। उनका यह सौंदर्य वर्णन
मर्यादित और संयमित है। यह कहीं और अश्लीलता का स्पर्श नहीं करता दिखाई देता। कामायनी के शरदासक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं पंक्तियों के। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ये है कामायनी की कुछ पंक्तियां उदाहरण के तौर पर। वस्तुतः छायावादी काव्य सौंदर्य की चित्रशाला है। ये कवि प्रकृति के विराट वैभव को मानो तुलिका से सजाते और संवारते हुए दिखाई देते हैं। जो छायावाद है उसमें प्रकृति का बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्ति पूर्वक वर्णन किया गया है। कविवर पंत गंगा का वर्णन तापस वाला के रूप में करते हैं। शशि मुख से दीपित मृदुल करतल, लहरे उस पर कोमल कुंतल। बात करते हैं फिर दूसरे पॉइंट की, प्रेमानुभूति। छायावादी काव्य का प्रमुख आधार प्रेमानुभूति है। कवियों की यह प्रेमानुभूति मानव, प्रकृति तथा ईश्वर तक व्याप्त है। पढ़ने के क्षेत्र में छायावादी कवि मानवीय प्रेम से जुड़ा हुआ है, इसलिए कवि सूक्ष्म मानव भावनाओं का वर्णन करने में पूर्णतः सफल रहा है। प्रेमानुभूति की दृष्टि से प्रसाद जी की आंसू नामक काव्य रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें क्या है, आवेग, निराशा, पीड़ा, स्मृति तथा विषाद का सुंदर चित्रण किया गया है। फिर आंसू की कुछ पंक्तियां हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सवरों में वेदना असीम गरजती। ये आंसू काव्यखंड की कुछ पंक्तियां हैं। यद्यपि जूही की कली नामक कविता में प्रेम का संयोग पक्ष लोक सीमा का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा ने मर्यादित प्रेम का ही वर्णन किया है। प्रेम के क्षेत्र में छायावादी काव्य अधिक व्यापक और उदात्त दिखाई देता है। पंत की महत्वपूर्ण पंक्तियां। थर्ड पॉइंट है स्वानुभूति जन्य वेदना का चित्रण। छायावादी काव्य को व्यक्ति काव्य की संज्ञा दी गई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन कवियों ने निजी सुख दुख का अधिक वर्णन किया है। इन कवियों का विचार था कि भावनाएं पहले व्यक्तिगता का स्पर्श करती हैं और उसके बाद में व्यापक वृत्त बनाती हुई सामाजिकता की परिधि में परिणित होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि छायावाद में व्यक्तिगता के प्रति आग्रह है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कवि निजी सुख दुख का वर्णन करने में ही व्यस्त रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि छायावादी कवि की वेदना विश्व की वेदना है। भले ये कवि व्यक्तिवादी थे, लेकिन संसार के संपूर्ण प्राणियों के प्रति भी करुणा की भावना रखते थे। छायावाद का एक प्रमुख तत्व है ना व्यक्तिवादी। जब हम वन लाइनर पढ़ते हैं तो छायावाद में रहस्यवाद और व्यक्तिवादी दिखाया गया है। पल्लव में प्रेम पंत जी ने इसी विश्वव्यापी वेदना का उद्घाटन किया है। उधर अणिमा में निराला जी व्यक्तिगत वेदना की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, स्नेह निर्जर बह रहा है, रेत जो तन रह गया है। इसी प्रकार महादेवी के काव्य में भी विरह वेदना का आधिक्य है, परंतु इस वियोगजन्य दुख को मिलन अवस्था में अधिक सुख कर मानती हैं और पीड़ा में ही परमात्मा को पूजती हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये महादेवी वर्मा की बहुत ही सुंदर पंक्ति है। फिर बात करते हैं प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन छायावादी काव्य की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। छायावाद और प्रकृति इतने समीप हैं कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि प्राकृतिक वर्णन के बिना छायावाद निष्प्राण दिखाई देता है। इन कवियों ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण इति रहस्यवादी आदि न जाने कितने रूपों का वर्णन किया है। प्रकृति प्रेम ही उनके काव्य का प्रतिपाद्य है। प्रकृति नित्य नवीन रूप धारण करके इन कवियों के समक्ष खड़ी है। इसी संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, छायावादी युग ने प्रकृति को इतना महत्व दिया कि किसी अपरिचित और नन्हे से फूल को भी स्वतंत्र रूप से एक कविता का विषय बनाया। अकेली एक बूंद पर भी पूरी की पूरी कविता लिखी जा सकती है। प्रकृति छायावादी कवि के व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक है। छायावाद के सभी कवि प्रकृति का नारी रूप में वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। कविवर पंत को प्रकृति के सुकुमार चितेरे कहे गए हैं। कहा जाता है सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को। ये प्रकृति की गोद में पले, इसलिए उनके मन में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम है। उन्होंने अपनी सभी रचनाओं में प्रकृति के सभी रूपों का खुलकर वर्णन किया है। जो उनकी छाया कृति है उनमें वे लिखते भी हैं। उनकी पंक्ति हैं, हाँ रुचि आओ बाह खोल हम, लग कर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रीतम में हो जावे द्रुंत अंतर्ध्यान। इसी प्रकार कविवर प्रसाद ने कामायनी के चिंता सर में प्रकृति के कठोर रूप का भी आकर्षक वर्णन किया है। उधर गरजती सिंधु लहरियां
कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। फिर बात करते हैं रहस्यानुभूति। छायावादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से उस अनंत तथा असीम शक्ति के प्रति अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया है तथा साथ ही अपनी अनुभूतियों की व्यंजना भी की है। यही कारण है कि कुछ आलोचक छायावाद और रहस्यवाद को पर्यायवाची मानते हैं। छायावाद के कुछ स्थलों पर लौकिक और अलौकिक प्रेम ऐसे घुल मिल जाते हैं, उनको अलग करना सर्वथा असंभव है। लेकिन छायावादी कवियों का रहस्य हठ योगियों का रहस्यवाद नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के माध्यम से ग्रहित रहस्यवाद है, जो कि किसी सैद्धांतिक पद पर आधारित नहीं है। अन्य शब्दों में हम इसे भावनात्मक रहस्यवाद कह सकते हैं। छायावाद का जो रहस्यवाद है वो क्या है? भावनात्मक रहस्यवाद है। कुछ उदाहरण है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना। छायावादी काव्य में जहां एक और राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित होता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के व्यापक और गरिमामयी धरोहर का भी वर्णन किया है। इसका मूल कारण यह है कि तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन ने इस कवियों को अत्यधिक प्रभावित किया। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनको कवियों ने अत्यधिक प्रभावित किया। प्रसाद के नाटकों में ऐसे अनेक गीत हैं जिनमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर गूंजता हुआ सुनाई देता है। एक उदाहरण हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। छायावाद से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपको इस उदाहरण को आपने जरूर देना है। जो जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना के ऊपर ये पंक्तियां हैं। हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां। इसी प्रकार निराला जी ने जागो फिर एक बार, खून की होली जो खेली आदि कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर को मुखरित किया है। जागो फिर एक बार की ये पंक्ति है। इसी प्रकार छायावादी कवियों ने भारतीय संस्कृति के अतीत गौरव का भी सुंदरगान किया है। यही नहीं, वे कवि देश के अंचल, वहाँ के पशु पक्षी, नदी पर्वत आकाश आदि पर मुग्ध होता हुआ उनका वर्णन करते हैं। छायावादी काव्य में अधिकतर प्रकृति का वर्णन किया गया है। रहस्यवादी हैं, प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है कवियों के माध्यम से। अगला पॉइंट है नारी भावना। भारतीय संस्कृति और साहित्य में नारी संबंधी विविध प्रकार का वर्णन देखा जा सकता है। प्राचीन काल में यह कहा जा सकता है कि जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन मध्य युग में नारी को मात्र भोग की वस्तु समझा गया। आधुनिक काल में एक बार पुनः नारी को फिर से सम्मान दिया जाने लगा। छायावादी कवि नारी के सहज और लौकिक रूप का चित्रण करने में रुचि लेते थे। जो छायावादी कवि हैं उसमें नारी का सहज और लौकिक रूप का चित्रण किया है। वे कवि नारी को देवी, माँ, सहचरी तथा प्रेयसी आदि रूपों में देखते थे। इन कवियों का विचार था कि नारी ममता, दया, माया, स्नेह, प्रेम आदि की संज्ञान मूर्ति है। यह पुरुष की जीवन संगिनी और उसकी प्रेरणा शक्ति भी है। इन कवियों ने नारी सौंदर्य के जितने भी वर्णन किए हैं वे सभी मर्यादित हैं। फलस्वरूप इन कवियों ने नारी के जागरण और उत्थान पर विशेष बल दिया है। मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर काया से जननी सखी प्यारी को। प्रसाद जी नारी के ऊपर पंक्ति कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्व रजत नगपल तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी की दीनहीन दशा से निश्चय ही नारी छायावाद कवि द्रवित हुए हैं। इसलिए इन कवियों ने एक बार पुनः नारी को उचित मान सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। जहाँ कहीं इन कवियों ने नारी के सौंदर्य का भी वर्णन किया है वहाँ वासना की तनिक भी गंध नहीं आती। अगला पॉइंट है स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति। द्विवेदी युगीन कविता अनुशासन एवं व्यवस्था की कविता थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तत्कालीन साहित्यकारों के लिए विषय तथा अभिव्यक्ति संबंधी कुछ मानदंडों का निर्माण किया था, लेकिन छायावादी कवियों ने द्विवेदी युगीन आदर्शों तथा मानदंडों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना की। छायावादी कवि कल्पना के विशाल पंख फैलाकर स्वतंत्र रूप से अनंत आकाश में विचरण करते हुए दिखाई दिए। यह कविता प्रत्येक क्षेत्र में अपने निजी मानदंड बनाती है। यही कारण है कि छायावादी कवि व्यक्तिक होकर भी सामाजिक हैं।
इन कवियों ने साधारण से साधारण विषय पर कविता लिखी और निर्धारित नियमों को अस्वीकार करते हुए स्वच्छंदता पूर्वक काव्य की है रचना की। कहीं कहीं ये कवि विश्व बंधुत्व की भावना का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इन कवियों को उदारवादी कवि भी कहा जाता है। निराला की है धारा, प्रभात के प्रति, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, महाराजा शिवाजी का पत्र आदि कविताओं में स्वतंत्र भावनाओं के साथ सांस्कृतिक जागरण को भी अभिव्यक्ति मिली है। मानवतावाद। छायावादी कवियों पर तत्कालीन महापुरुषों का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद टैगोर आदि महापुरुषों की चिंता शैली छायावादी काव्य में विद्यमान है। ये कवि वर्णगत संकीर्णता को त्याग कर मानवतावादी की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। पुनः स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति होने के कारण इन कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं को भी अस्वीकार किया। कविवर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य में आनंदवाद की स्थापना करते हुए विश्व बंधुत्व की बार बार चर्चा की है। वे समरसता और समानता का संदेश बार बार देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी कविता मानवतावादी कविता है। उसका स्वर क्या है? जाति, देश और काल के संबंधों से सर्वथा मुक्त है। छायावादी कवि क्षितिज को छूकर अनंत असीम आकाश में व्याप्त होकर समस्त मानवता के मंगल की आकांक्षा करता है। अभिव्यंजना पक्ष। छायावादी काव्य का अभिव्यंजना पक्ष भी काफी समृद्ध है। इस कविता का कला पक्ष नवीन शैली के कारण अलंकृत हो उठता है। इन कवियों ने नए मार्मिक विषयों को लेकर उन्हें कल्पना तथा संवेदना से सजाया। जो छायावादी कवि हुए हैं उन्होंने जो मार्मिक विषय लिए हैं उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से और अपनी संवेदना के, अपने भावों के माध्यम से उसे सजाया और संवारा। छायावादी काव्य की शैली मुख्य रूप से विषय प्रधान तथा व्यक्तिनिष्ठ शैली है। प्रतीक योजना तथा अप्रस्तुत विधान। छायावादी कविता की प्रतीक योजना अत्यंत सुंदर बन पड़ी है। इन प्रतीकों के कारण यह कविता सूक्ष्म भावों को भी अभिव्यक्त करने में सफल हुई है। इस संबंध में शुक जी लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन, काल आदि के स्थान पर उनके घोतक, उषा, प्रभात, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुर, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंभ, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, भाव तरंग के लिए झनकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि है। इसी प्रकार कविवर पंत अपनी प्रिया के व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण करने के लिए प्रतीकों की झड़ी लगा देते हैं। ये उसका कुछ उदाहरण है। फिर छायावाद में छंद का भी प्रयोग हुआ है। छंदों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं कवि। खुल गए छंद के बंधन, प्रात के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती आभास। शब्द एवं भाषा प्रयोग। छायावादी काव्य को निखारने के लिए भाषा तथा शब्द योजना का विशेष महत्व रहा है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने कोमलकांत पदावली का प्रयोग करके भाषा को सजाया और संवारा। पंत को तो शब्दों का शिल्पी ही कहा गया है। इस युग में भाषा में संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, जिसमें भाषा में एक नयापन तथा ताजगी उत्पन्न हो गई है। यही कारण है कि छायावादी भाषा प्रवृत्ति भाषा से सर्वथा भिन्न है। लाक्षणिकता, वक्रोक्ति विधान, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता और ध्वन्यात्मकता इस भाषा के उल्लेखनीय गुण हैं। यही नहीं, शब्दों का चयन तथा उसकी प्रासंगिकता भी पूर्णतः अनुकूल है। फिर कभी कुछ विद्वानों ने छायावादी भाषा पर जटिलता का आरोप भी लगाया है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया है, तो कुछ जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भाषा की जटिलता पर का भी छायावाद पर आरोप लगाया है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि छायावादी कवियों ने भावों के अनुसार शब्दों का निर्माण किया है और पुराने शब्दों को नया रूप दिया है। फलस्वरूप भाषा में ताल, लय, संगीत तथा गहनता की वृद्धि हुई है। ये था हमारा आज का टॉपिक छायावाद से संबंधित। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और नीचे वीडियो में यूट्यूब के साथ व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें, जहां पर PDF भी शेयर की जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।